सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। मंजू जी भाई, एक बात तो है हाँ। कि कुछ लोग ना जैसे मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे इतना काम कर लेते हैं, या कुछ कुछ जब देखो तो जैसे कुछ लोग तो नया बना रहे हैं व्यंजन हाँ। वगैरह, वहीं कुछ लोग जैसे कपड़े वगैरह सिल लेती हैं हमारी सखियां हैं जो है ना, और या कुछ उसमें भी इतनी नई रचनात्मक चीजें निकाल कर लाती हैं कि लगता है कि ये कब सोचती हैं, कब बनाती हैं, है ना। और वैसे याद आता है ना कैसे अपनी बुआ जी लोग स्वेटर वगैरह बुन लेती थी। हाँ बिल्कुल याद आता है। और एक बात मैंने और भी सुनी है रेणु जी, कहते हैं कि जो व्यक्ति 100 काम करता है ना, उसके लिए 101 काम करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति एक भी काम नहीं करता है, उसको अगर एक काम भी दे दिया जाए तो वो हमेशा यही कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो यानी करने वालों के लिए जो है मतलब हर बात आसान हो जाती है। और शौक की भी बात होती है कि अगर आपकी रुचि है किसी कार्य में तो हम जैसे तैसे समय निकाल ही लेते हैं। जैसे कई लोगों को पढ़ने का शौक रहता है, उनके पास में 10 काम होते हैं, लेकिन उसके बीच भी अगर 10 मिनट का भी उन्हें समय मिलता है तो जल्दी से किताब खोली और 2-4 पन्ने पढ़ ली और इस तरह से किताब खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कैसे कैसे हम इस तरह से, अच्छा कुछ लोगों को शौक पता भी नहीं होता कि हमें किस चीज का शौक है। हाँ। तो उसे हम कैसे पहचाने वो तो हम बात करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम जो हमारी बहनों के लिए विशेष अधिकार हैं इस विषय पर एडवोकेट से बात की है हमने, वो जरूर सुनवाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ मतलब बने रहिए, बिल्कुल सहेली सुनते रहिए। तो हमारी जो एडवोकेट हैं मिलन खोहा जी से हम बातचीत सुनवाएंगे। तो जो शौक की बात हम कर रहे हैं कि कैसे हम शौक को समझें, तो ये समझ लीजिए कि जिस चीज के लिए आपको वक्त निकालना नहीं पड़ता, अपने आप निकल आता है, वही शौक है हमारा, है ना। हाँ, यानी कि वक्त नहीं हो लेकिन फिर भी मन करता है कि हाँ अब मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, जल्दी से दूसरे काम निपटा लूं, उस काम के लिए वक्त निकालूं। तो समझ लीजिए कि वो जो है आपका शौक है, उस काम में आपकी रुचि है, वो काम आपको बहुत पसंद है। और सभी की रुचियां अलग अलग होती है, और कई लोगों की तो रुचि जो है बड़ी रुचिकर होती है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, जैसे कि अब किसी को पेड़ पौधे लगाने का शौक है, किसी को कपड़े डिजाइन करने का शौक है, किसी को बुनने का शौक है, और किसी को नए नए पॉट बनाने का भी शौक होता है कि घर में पड़ी हुई बेकार चीजों से वो इतने सुंदर सुंदर पॉट बना लेते हैं। अब जैसे सीमेंट पड़ी है, भाई आपके घर में कुछ काम था, आपने सीमेंट मंगवाई, थोड़ी सी सीमेंट बच गई तो उसका जल्दी से कुछ एक ऐसा सांचा तैयार किया और एक पॉट बना लिया। कुछ भाई ये जो है ना, ये इतनी मजेदार बात है ना मंजू जी की, इसको हम लोग विस्तार से किसी कार्यक्रम में जरूर बताएंगे अपनी सखियों को, ऐसा करते हैं ना। बिल्कुल बताएंगे। हाँ तो लेकिन फिर भी तब तक अगर आपके मन में कुछ ऐसी रुचिकर बात उठ रही है तो जरूर कोई अच्छे अच्छे पॉट बनाइए। लेकिन जो शौक की बात हम कर रहे थे वो इसलिए हम और करना चाहते हैं कि आप अपनी रुचि का काम जरूर कीजिए। हम लोग दो चीजें हैं, जैसे हमने कहा कि हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ही शौक को सबसे पीछे कर देते हैं बाकी कामों के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम अपने शौक को अगर पीछे कर देते हैं ना रेणु जी, तो कई बार वहाँ हमारे मन में कुंठाएं घर कर लेती है, और हम सोचते हैं कि अरे मैं ये करना चाहता था या करना चाहती थी, कर नहीं पाए, और वही बात बार बार मन के अंदर आती है, और जो काम आप कर रहे हैं वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसकी बजाय अपने शौक को दबाए ना, छुपाए ना, और उसको करने में कोताही ना बरते, बल्कि अपने शौक को पूरा करने की समय समय पर कोशिश करें। तो आपका जो एक इंटरेस्ट है, यानी कि मन लगा रहता है, और उसकी वजह से दूसरे काम जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से संपन्न होते हैं, है ना। तो ये तो हमारी सखियां हमने जो कहा उसको जरूर ख्याल रखेंगी कि जो भी आपकी रुचि है, और नहीं तो कुछ शौक पैदा कीजिए, कुछ देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है तो उसको करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं तो 4 पत्तियां लाकर हम एक अच्छे से घर में कमरे में ही अपने एक छोटा सा गिलास में ही फ्लावर वास जैसा बना सकते हैं, उसको तरह तरह से सजा सकते हैं। कुछ भी कीजिए, आपको अगर कढ़ाई करने का शौक है, पेंटिंग करने का शौक है कपड़ों के ऊपर, वो सब कुछ करें और देखें कि आपने जो ये बनाया है, जो आपकी कृति है, वो कितनी अच्छी लगती है जब आप खुद उसको दूर बैठकर देखते हैं अपनी बनाई हुई चीज को। तो कुछ करें और अपना मन इस तरह से खूब खुश रखें। और
हम ही क्यों देखें रेणु जी, कोई भी जब व्यक्ति हमारे घर में आता है ना, तो हमारी बनाई हुई चीज पर सबसे पहले उसकी नजर जाती है जी हाँ। और वो सबसे पहले पूछता है अरे ये किसने बनाया है, क्योंकि वो है ना? बाजार में कहीं नहीं मिलता हाँ। वैसा, और ऐसी चीजों को सबकी नजरें तलाश करती हैं। बिल्कुल, और जब वो तारीफ करता है उस चीज की, तो जो बनाने वाला है उसको भी संबल मिलता है, उसके मन को और भी जो है उत्साह मिलता है और सोचता ये है बात कि तो बड़े है। दुगने जोश के साथ वो उस काम में लग जाता है। ये बात तो है, तारीफ सबको बहुत अच्छी लगती है, तो भाई हम यही चाहते हैं कि आप कुछ करिए और तारीफ की हकदार आप भी हैं, हमारी सखियां भी हैं, खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। और जैसे कि मंजू जी ने आज बताया ना कि हम कुछ पॉट वगैरह बनाने की भी कुछ ऐसे करेंगे जुगाड़ कि आपको भी बता दें ताकि आप बहुत आसानी से घर में कुछ बना लें नया नया और घर की ही चीजों से। तो वाकई आपके आसपास बहुत सारी खुशियां हैं, उनको तलाश कीजिए और उसमें अपने आप को जोड़ लीजिए। जी। तो खुशियों की बात आती है तो हम एक चीज और जोड़ देते हैं इस कार्यक्रम में। संगीत। हसीनों मुझसे मत पूछो कि क्या क्या बेचता हूँ मैं, छुपा कर चूड़ियों में दिल की दुनिया बेचता हूँ मैं। याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, आबाद रखना दिल परदेसी का, आबाद रखना। गोरी गोरी रेशमी कलाई रे, तेरे हाथ पर देसी आई रे, हो कैसी गोरी गोरी रेशमी कलाई रे, तेरे हाथ पर देसी आई रे, नजर ललचाई रे, हाँ हाँ जे मन भाई रे, नजर ललचाई रे, हाँ हाँ जे मन भाई रे। लेके हाथ ये छोड़ न देना, मुख मोड़ न लेना, के दिल मेरा शाद रखना, प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, आबाद रखना दिल परदेसी का, आबाद रखना। मैं तो मन का दर्पण तोड़ के लाया, दिल के टुकड़े जोड़ के, ओ मैं तो मन का दर्पण तोड़ के लाया, दिल के टुकड़े जोड़ के। सारे जग से है देखो निराला, रंगीला चूड़ी वाला, रंगीला चूड़ी वाला, सारे जग से है देखो निराला, रंगीला चूड़ी वाला, ये बात मेरी याद रखना, दिल परदेसी का, आबाद रखना, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, आबाद रखना दिल परदेसी का, आबाद रखना। रेणु जी, हम शौक की बात कर रहे थे। देखिए, अब हम जो शौक के तौर पर कोई भी चीज बना करके जब किसी को देते तो वो सचमुच प्यार की निशानी हो जाती है और वो हमेशा के लिए हमारे जहन में दर्ज हो जाती है। जैसे कि हमने एक छोटा सा किसी को रुमाल दे दिया, जिसके ऊपर थोड़ी सी कुछ कढ़ाई कर दी, अच्छा सा नाम लिख दिया और दे दिया, वो व्यक्ति हमेशा उस रुमाल को संभाल के रखेगा कि ये उसने दिया था मुझे। और ये लगता है ना कि इसको दिल से दिया हुआ है, ये इसमें फिर पैसा बहुत पीछे चला जाता है, और दिल से लगी हुई जब चीज होती है तो उसमें कहते हैं ना कि बड़ा
पर्सनल सा टच होता है उसमें। हाँ। मतलब व्यक्तिगत रूप से जैसे हम, क्योंकि अगर हमें आपको जैसे कुछ देना है मंजू, तो जैसे हमें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद क्या है, तो हम पहले उसके बारे में जानेंगे। हाँ। उसके बारे में हम सोचेंगे कि तुम्हें क्या पसंद है, कैसा अच्छा लगेगा, तब बनाएंगे। तो तब से हमने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू किया। तो एक तरीके से हमने भावनात्मक रूप से और ज्यादा जुड़े। और एक दूसरे को हम तभी समझते हैं जब हम उसको चाहते हैं, उसको प्यार करते हैं। तो इस तरह से और जुड़ाव बढ़ता जाता है। तो ये सब खुशियों की बातें हैं, प्यार की बातें हैं, और हम तो यही चाहते हैं ना कि समाज में इसी तरह से सब लोग खुश रहें। और अभी जैसे हमने गीत बजाया ना कि आबाद रहना, तो आबाद रहने के लिए एक बात और बहुत जरूरी है हमारी सखियों के लिए खास तौर से, कि उन्हें बहुत सारे अपने जो अधिकार मिले हुए हैं उसकी जानकारी हो। होनी चाहिए। और आज इसीलिए हमने एडवोकेट मिलन खोहर से जो बातचीत की है वो अपनी सखियों को सुनवाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। बिल्कुल। विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकील मिलन खोहर। हम मिलन जी का स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार मिलन जी। नमस्कार। हम चाहते हैं पहले अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी सखियों को दीजिए, अपना परिचय। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है, मिलन खोहर, और मैं वकालत करती हूँ मुंबई, नासिक, बहुत सारे कोर्ट्स में मैंने प्रैक्टिस की है और कर रही हूँ। और सिविल क्रिमिनल प्रैक्टिस के साथ साथ मैं महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेशली काम कर रही हूँ। जी, ये बहुत ज़रूरी है अपने अधिकारों और कानून के बारे में सजग और सचेत होना। तो इसी तहत हम चाहते हैं कि सखियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो। कानूनी तौर पर महिलाओं के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, थोड़ी सी जानकारी हमारी सखियों को दीजिए। अब महिलाओं के विशेष अधिकार, इस बारे में अगर सोचा जाए तो महिलाओं को सभी अधिकार वो प्राप्त है जो हर इंसान को, मतलब मनुष्य को है। उसमें महिला और पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसमें तो फंडामेंटल राइट्स जिसे कहा जाता है कि मूलभूत अधिकार, वो सभी के लिए समान है। बिल्कुल। महिलाओं के साथ में कभी कभी जो बातें हो जाती है, इसका कारण हमारी समाज व्यवस्था की मानसिकता शायद हो सकती है, और इसे ही हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। और इस बारे में महिलाओं को भी ये जान लेना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है और उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ कुछ न्याय मिल सकता है। तो महिलाओं के साथ जो कई बार दुर्व्यवहार होता है, कई बार उनका शोषण होता है, इसके लिए महिलाओं के लिए अलग से कुछ अधिकार भी कानून ने दिए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक अधिकार के बारे में। किस तरह से आर्थिक अधिकार उन्हें मिले हैं और किस तरह से वो सुरक्षित हो सकती हैं? आर्थिक अधिकारों के बारे में, महिलाओं के बारे में एक ऐसे सोचा जाता है कि महिलाओं को आर्थिक अधिकार उनके खुद के कोई है ही नहीं। मतलब है लेकिन वो अमल में नहीं लाए जाते ज्यादा। जमाना बदल गया है। हम बोलते हैं कि जब महिलाएं पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ी है, खुद कमाती है और पूरे परिवार का साथ में सब लेकर चलती है, फिर भी महिलाओं का आर्थिक शोषण बहुत बुरी तरह आज भी होता है। हम लोगों ने हमारे पास की कुछ केसेस में ऐसा देखा है कि महिला कमाती है, वो घर भी संभालती है, बाहर भी जाती है, सब करती है, लेकिन उसका जब कोई उसे अर्थार्जन होता है, जब कुछ उसे पैसा मिलता है, तो उसका मालिक और कोई होता है। उसका पति या पिता, उसका पति या पिता, या तो फिर अगर डायरेक्ट भी कोई उनसे नहीं मांगता नहीं है, लेकिन उस पर कुछ ऐसी लायबिलिटीज डाली जा सकती है, डाल दी जाती है कि उसके लिए कुछ नहीं बचता, और वो अपने खुद के अर्थार्जन के बारे में, मैं मुझे इतना मिला है, मैं कुछ मेरे लिए ये करूंगी या ये करूंगी, ऐसे कुछ सोच नहीं सकती। इसलिए उनके आर्थिक अधिकारों का शोषण बहुत ज्यादा होता है। जी। अगर महिलाएं भी बाकायदा आर्थिक रूप से सबल हैं, संबल हैं, वो जो महिलाएं काम करती हैं, बहुत कम आमदनी पर ज़्यादा काम करती हैं, तो उन्हें अपने धन को बाकायदा उपार्जन करने की अधिकार है। बिल्कुल है, अधिकार है। मुझे लगता है कि एक बात ऐसी है कि ये महिलाओं ने भी ये सोच के रखा है कि हाँ, मैंने कुछ पैसा कमाया है तो ये मुझे पति के हवाले करना है, उसको देना है, और वो जो कुछ करेंगे, मतलब कोई उनका आर्थिक डिसीजन लेना हो तो वही लेगा। उन्होंने भी इस निर्णय जो प्रक्रिया है इसमें कि घर में कोई 4 पैसा आता है, वो पैसे का हमें क्या करना है, तो वो जो भी महिला है उसे पूछा जाना चाहिए, और पूछा तो महिला जो है उसने उसमें सहभागी भी होना चाहिए। नहीं ठीक है, आपको जो सही लगता है वो करो। इस तरीके से क्या होता है कि महिला अपने आप भी खुद वो सब निर्णय प्रक्रिया से, डिसीजन से दूर रहती है, और फिर वो धीरे धीरे बात ये हो जाती है कि उसे कल चल के कोई पूछता ही नहीं है, पैसा लाया दे दिया, पैसा लाया दे दिया, और फिर जब कभी उसे एक वक्त के बाद जाकर लगता है कि अरे आज तो मुझे ये पैसा चाहिए था लेकिन मुझे कोई दे ही नहीं, तब उसे समझ में आता है। और जब अगर वो कोई अलगार करती है कि अरे मेरा भी अधिकार है कहते, तो फिर वो बात
सबको परिवार को बुरी लगती है। तो क्या कोई ऐसे कानून है जिसका प्रयोग वो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। हमारे पास में घरेलू हिंसा से जो संरक्षण देने वाला एक कानून अधिनियम आया है 2005 में, उसका मतलब नाम ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, इसके लिए यही दिया गया है। तो उसमें तो महिला के जो आर्थिक अधिकार है, अगर कोई भी पुरुष पिता है, भाई है, चाचा है, ससुर है, पति है, जो भी मतलब वो पुरुष उसमें ये किया गया है। तो अगर इस तरह से उसका शोषण करता है, उसका पैसा छीन लेता है, तुम खाली काम पर जाओ, पैसा लाकर मुझे दो, जो लगेगा वो मुझसे मांगना, ये सब करती है, ये कानून के तहत वो प्रोटेक्शन मांग सकती है। आपने घरेलू हिंसा की बात की, एक बड़ा ही अहम मुद्दा है घरेलू हिंसा। बहुत पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी आजकल देखा जाता है घरेलू हिंसा होती है। आक्रामक रूप से पुरुष स्त्री पर हावी होते हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी सखियों को दीजिए कि अगर घरेलू हिंसा की शिकार है महिलाएं, तो कैसे वो न्यायालय तक पहुंचे, न्यायपालिका तक दस्तक कैसे दें? जानकारी के लिए तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें है नहीं। बात यह है कि महिला को अपना एक कदम आगे उठाता है। हमें कहाँ से शुरू करना है और कब शुरू करना है जी। क्योंकि ज्यादातर महिलाओं के बारे में आजकल ऐसा भी कहा जाता है कि महिला इसका थोड़ा मतलब गैर इस्तेमाल करती है, या थोड़ी भी कोई तकलीफ हुई तो आगे निकलती है, ऐसा भी एक तरफ बात आती है। और दूसरी तरफ यह है कि जहाँ सहती जाती है मतलब शिकार हो जाती है, जब मरने तक बारी आ जाती है तब तक भी कुछ बोलती नहीं है। तो महिलाओं को यह सोचना चाहिए कि हमें, क्योंकि एक बार आपने अगर ये सब बर्दाश्त करने की जो आदत डाल ली, तो सामने वाले का जो ये है वो बढ़ते जाता है कि अरे हाँ कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं होगा। हमारी जो पढ़ी लिखी महिला है, इनका भी एक रुतबा होता है मतलब समाज में कि अरे मुझ पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, मैं अगर बाहर बोलूं तो मेरा भी नाम खराब होगा, या मैं बर्दाश्त करती हूँ। ऐसे बहुत हम लोगों ने कारपोरेट लोग भी ऐसे देखे हैं कि जो ये सब चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके एक जो थीन लाइन है, जो कि हमें कहाँ तक ठीक है लेट गो करना चाहिए और कहां से हम नहीं, अब मुझे कुछ जाना चाहिए। और अगर उन्हें कुछ जाना है तो सबसे पहले आप, जरूरी नहीं है कि किसी वकील के पास ही जाए, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही खर्चा करना पड़े। आप किसी भी जहां पर एकदम नीचे का न्यायालय है वहां पर भी आप जाके ये कर सकते हैं कि आप वहां पर एक जो कानूनन सलाह का एक विभाग होता है, वहां आपको कोई पैसा नहीं देना होता। हमारी ग्रामीण बहनें ये इन बात को सुन ले कि वहाँ कोई पैसे, वहाँ खाली आप जाके बताइए कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे घर वालों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं आज नहीं कुछ करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि कल मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो मैं क्या करूँ, मैं किस तरह। तो वहां आप खुल के बात कर सकती है, आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, वो उनको बता सकती है। अगर आपको कोर्ट में नहीं जाना है, मतलब हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाने के बाद उस महिला को घर के लोग थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं, नहीं तुम वहां तक चली गई, परेशान हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहेगा, आप तुम घर से निकल जाओ, या ऐसी जो कुछ बातें होती है। तो ये भी वहां तक भी ना जाते हुए एक जो ये मेडिएशन सेंटर कहा जाता है इसको, हर जिला न्यायालय में और जो तालुका लेवल पर जो न्यायालय है हर जगह रहता है, और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है। वहां पर भी जो आपको पास पड़ता है वहां जाकर आप सलाह ले सकती है, अपनी बात खुल के उन्हें बता सकती है और उनसे मशवरा ले सकती है कि मुझे कब कुछ करना पड़े तो मुझे इसके लिए हेल्प चाहिए। वहां पर एक और ये काम भी होता है कि ठीक है आपको कोर्ट कचहरी नहीं करना है, मतलब जो लीगली हम लोग जाते नहीं करना है, पुलिस स्टेशन में जाना है, हमें खाली आपके पति का, घर वालों का, या जो भी इन लॉज रहेंगे या जो जिनसे भी तकलीफ है उनका हमें खाली नाम पता बता दो, फोन नंबर दे दो, हम उनको यहाँ पर बोलकर बताकर समझा देते हैं कि ये जो चल रहा है ये गलत है, आगे इसका आपको बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ सकता है। तो मतलब बात वो कोर्ट में भी नहीं जाएगी, कोई ऑन पेपर भी नहीं आएगी, और आपके बीच में समझौता भी हो जाएगा जी। और ये बड़े पते की बात आपने कही है, क्योंकि कई बार महिलाएं बड़ी खौफजदा रहती हैं कि उनकी बात बाहर जाएगी और उसके बाद पति या पिता या जो भी पुरुष है वो और उन्हें प्रताड़ित करेगा। तो इससे कई बार क्या होता है, पुरुष भी भयभीत होते हैं कि ये देखो आज यहाँ तक पहुंची, घर से बाहर निकली, कल को ये कोर्ट जाएगी तो हमारी तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, हमें परेशान, सामाजिक रूप से भी हम बदनाम हो जाएंगे। तो इस डर से भी घरेलू हिंसा या आक्रामकता कम है। अब हम मिलन जी आपसे जानना चाहते हैं, दफ्तर में, सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं का अगर शोषण होता है, शिष्टाचार का अगर उल्लंघन करते हैं पुरुष वगैरह वगैरह, तमाम तरह की बातें होती हैं, तो इसके अंतर्गत किस तरह के कानून सक्रिय हैं और इसका प्रयोग महिलाएं किस तरह से कर सकती हैं? इसके लिए तो स्पेशल कानून बना वाला है। आपने सुना होगा विशाखा जजमेंट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी
और जब गाइडलाइंस मिले तो गाइडलाइंस में ये कहा गया कि काम जहां पर महिला करती है, मतलब काम की जगह है, वो गवर्नमेंट के ऑफिसेस हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेमी गवर्नमेंट्स के हो, हाँ। या प्राइवेट फैक्ट्रीज हो, या Contract पे इंडस्ट्रीज जो हो, काम या करते कॉन्ट्रैक्ट हैं। पे, कोई भी हो, काम करने वाली महिला को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसमें एक स्पेशल प्रोविजन ये की गई है कि हर वर्किंग प्लेस पर जहां पर महिलाएं काम करती है, इस जगह पर कमेटी बनाई जाए। कमेटी के मेंबर्स महिलाएं हो, मतलब हेड करती हो महिलाएं उसमें, और वहां से कम 4 महिला तो हो। 7 लोगों की अगर कमेटी है तो 4 महिला हो। उसमें 2 कमेटीज होती है, एक एक्सटर्नल कमेटी है, एक इंटरनल कमेटी है। इंटरनल कमेटी इसलिए है कि जो लोग हैं वहां पर, वहां के आपस में अगर कोई महिला उनके पास कंप्लेंट ले जाती है कि हाँ मुझे ये इस तरह की कोई भी, मतलब उसके जो गाइडलाइंस में दिया है कि वो जो शोषण है वो किस तरीके का हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कोई किसी पर अटैक करता है, या डायरेक्ट उसे मारपीट करता है, या डायरेक्ट गाली गलौज करता है, मतलब उसके देखने में कुछ गलत महसूस होता है, उसकी बातचीत में कुछ गलत, उसका जेस्चर जो हम लोग बोलते हैं ना कि शरीर के हाव भाव, कि अगर वो होते हैं कि वो उस स्त्री को लज्जा निर्माण करते हैं कि अरे हाँ मुझे तो गिल्ट हो रहा है, यहाँ मुझे नजर उठा के मैं देख नहीं पा रही हूँ। कई बार टॉन्ट करते हैं। हाँ, टॉन्ट करते हैं, किसी और से बात करते हैं लेकिन टॉन्ट हम तक पहुंचती है। जी, जी। ऐसी जो बात होती है, ये सब बातों के लिए इंटरनल कमेटी के पास में वो महिला जो है वो कंप्लेंट कर सकती है। और इंटरनल कमेटी हर वर्किंग प्लेस पे कंपलसरी है। बहुत जगहों पर तो अभी हो गई है, लेकिन अभी भी मैं कितनी सारी कमेटियों पर काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां पर अभी ये कमेटी बननी है। अभी तक हमारे यहाँ की सब महिला और सब पुरुष बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात आने वाली नहीं है। लोग यही समझते हैं। लोग ये समझते हैं और ये करके वो कमेटी नहीं बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। हर इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि इस तरह की कमेटी रखे वहां पर। अगर कोई बड़ी दुर्घटना बाद में घटती है तो उसकी जिम्मेदार वहां का जो वर्किंग हेड रहेगा, दफ्तर है, उस पर आती है। मैं इस बारे में मैंने बहुत सारा काम किया है। मैं ये कहूंगी कि महिलाएं डरती है, मैडम क्या करें, हमें 10 मिनट लेट हो जाता है ना, तो चलो वो लोग कुछ बोलते नहीं है। अगर उनके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट कर दी तो फिर वो हमारा जो उतना ये है वो चला जाएगा। या हम 5 मिनट पहले निकल जाते हैं, कोई बस होती है, गाड़ी होती है, तो अगर मैंने कंप्लेंट कर दी, तकलीफ तो बहुत है, पर क्या करें। अगर कुछ ऐसा किया जाए तो फिर ये लोग जो कोऑपरेट करते हैं हमें, मतलब एक वर्ड जो कोऑपरेट है वो बड़ा मायने रखता है, तो वो हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे। या तो फिर मेरा जो तबादला है, ट्रांसफर है, वो कहीं बहुत रिमोट एरिया में अंदर कर देंगे, तो इसकी वजह भी हम कंप्लेंट नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं हैं, मैं महिलाओं को यहाँ से एक बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं के बारे में एक जनरल ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन बनी रहती है। हमें समझ में आता है जब कोई महिला कहती है कि अरे मेरे साथ तो उन्होंने कुछ ऐसा गलत व्यवहार किया, मुझे नहीं अच्छा लगा है, तो साथ वाली 2-3 जो रहती है वो कहती है ये ऐसे होगी, हमारे साथ तो कभी कोई गलत नहीं करता। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो एटीट्यूड है, ये जो विचारधारा है, महिलाओं ने महिलाओं की छोड़नी चाहिए। अगर कोई कहती है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसका पीछे खड़े रहना चाहिए और उस बात को आवाज निकालना चाहिए कि हाँ ये होता है, ये गलत होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि कल इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ में होना, तो महिलाओं को एक होना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से जब कोई महिला आवाज उठाती है इस तरह की बातों के खिलाफ, अपने अन्याय के खिलाफ, जब महिला न्याय की गुहार लगाती है तो उस महिला के बहुत सारे लोग दुश्मन हो जाते हैं। हाँ। और उनका उस महिला को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो ये बताइए हमें, हमारी सखियों को, कि क्या जो कानून है क्या सक्रिय रूप से मदद करती है? बिल्कुल। कि कई बार क्या होता है, कागजी कार्रवाई से हमारी सखियां डरती हैं, आगे नहीं बढ़ती। नहीं, इसमें ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल कमेटी में अगर ये जो भी कंप्लेंट है, जो भी ये है शिकायत है, ये अगर इंटरनल कमेटी सुलझा देती है तो बहुत अच्छा है। सुलझाना है मतलब वो कमेटी के लोग बैठेंगे, उनको बोलेंगे, जिसके अगेंस्ट या जिसके विरुद्ध ये कंप्लेंट आई है उसको भी समझाएंगे कि देखो आपको भी इसमें, अगर इंटरनल कमेटी से एक्सटर्नल कमेटी तक बात जाती है तो बाद में उनका जुरिडिक्शन जो है वो कलेक्टर के पास जाता है। उनके पास में जाके वो मतलब बाकायदा उन पर दावा दाखिल हो सकता है, केस दाखिल हो सकती है, और उनको भी बहुत बातें सफर करना पड़ सकता है। सो ज्यादातर इसमें मतलब ये करते हैं कि महिला ने अगर कंप्लेंट की, अगर शिकायत गई है और इंटरनल कमेटी ने आपस में समझा बुझा के सब कुछ कर दिया है, तो जो सामने वाला है या जिसके विरुद्ध ये तक सब चल रही है शिकायतबाजी, उसको भी समझ लेना चाहिए कि हमें आगे जाना है तो इसमें सस्पेंशन भी हो सकता है, नौकरी भी जा सकती है, सभी कुछ हो सकता है। सो पहली बात तो मैं पुरुषों से भी यहाँ आह्वान करूंगी कि अपने साथ की जो बहनें काम करती है उन्हें अपनी बहनें समझे। वो काम कर रही है, आप काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा हिस्सा है, तो ऐसी बात आए ना, और अगर आती है तो
गलती से हो जाती है बोलो या जो भी होता है, तो अगर कोई कंप्लेंट गई तो इंटरनल कमिटी में भी अगर कोई महिलाएं है तो उन्होंने भी उस महिला को सपोर्ट करना चाहिए। तो कोई किसी को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो फिर उसको तकलीफ हो सकती है। उसके पीछे अगर 4 लोग रही, 4 महिलाएं रही कि नहीं चलो ये बात है, इसके बाद ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसमें से हल निकलेगा ही निकलेगा। जी, कई बार सखियां ये सोचती हैं कि अब अगर ऐसा शोषण हो रहा है खास तौर से, और कई बार उनके चारित्रिक प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं, तो ये तमाम बातें हैं जिससे महिलाएं बहुत भयभीत रहती हैं, दफ्तर हो चाहे सार्वजनिक स्थल हो चाहे घर हो। तो अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कानून की गुहार करने की जरूरत है। मिलन जी, बड़ी मुद्दे की बातें और बहुत उम्दा बातें आपने हमारी सखियों को बताई, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये बातचीत खत्म नहीं हुई है, इस बातचीत को हम विराम देते हैं और अगले हफ्ते सुनवाएंगे सखियों को बाकी की बातचीत। और अब आज बातचीत पर विराम दें, इससे पहले हम चाहते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनवा दें। बताइए। मुझे सुमन जी बहुत पसंद है, मुझे फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा है, बदली बदली दुनिया है मेरी। संगीत सम्राट तानसेन शायद फिल्म का नाम है। सुनते हैं यही गाना। बदली बदली दुनिया है मेरी, बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का, बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का। बन के कजरा अखियों में रहा एक सुंदर सपना बचपन का, बन के कजरा अखियों में रहा एक सुंदर सपना बचपन का, बदली बदली दुनिया है मेरी। दोहराएगा ये मदमस्त भवन, संगीत हमारी धड़कन का, बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का, बदली बदली दुनिया है मेरी। तो हमने एडवोकेट मिलन खोहर की बातें भी सुनी और महिलाओं के अधिकारों के विषय में काफ़ी जानकारी उन्होंने दी, और साथ ही साथ एक बड़ा मीठा सा प्यारा संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का गाना भी उन्होंने हमें सुनवाया। और सचमुच अगर जब अधिकारों की बात आती है और हम इन्हें जान लेते हैं तो दुनिया कुछ बदल ही जाती है ना। बदल जाती है, लेकिन मंजू एक बार फिर हम बार बार कहना चाहते हैं अपनी सखियों से, खास तौर से अधिकार बहुत सारे मिले हुए हैं। हाँ। और खास तौर से अगर हम अपने देश की बात करें तो समानता का अधिकार बहुत पहले से
मिला हुआ है, लेकिन उसको अमल में लाना और उसका पूरा लाभ उठाना ये सब हमारे हाथ में है। हाँ। और हम सिर्फ जानकारी ही दे सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम के माध्यम से बिल्कुल जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अधिकारों को समझना और किस तरह से उसका उपयोग करना, सही उपयोग करें। हाँ। आप उसको उसका सदुपयोग करिए, अपने हित में उसका लाभ उठाइए, उसके लिए करिए, कोशिश करिए। और एक बात और भी है कि बहुत सारे अधिकार जब हमें पता चल जाते हैं तो हम थोड़ा सा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है हमारा, हम आत्मविश्वासी हो जाते हैं। हाँ। हमें लगता है कि नहीं हमें सरकार ने इतना कुछ दे रखा है, हाँ। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारा पूरा प्रशासन हमारे साथ है। तो ये सब चीजें जो है बहुत संबल देती हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा सा जिंदगी जी सकते हैं। हाँ। और आत्मविश्वास की जहाँ तक बात है रेणु जी, जब कोई भी महिला अगर अपने पैरों पर खड़ी है, अपने बूते पर खड़ी होकर के जब वो कुछ करती है, कुछ पैसा कमाती है या और कुछ अर्जन करती है, तो उससे भी उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। बिल्कुल। और ये जरूरी है। बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं कि धनोपार्जन के लिए और अपनी रुचि के अनुसार या कुछ रचनात्मक कार्य करते हुए किस तरह से हम धन अर्जित कर सकते हैं। हाँ, और धन अर्जन के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। अब जैसे कई महिलाएं कहेंगी कि भाई घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उनको छोड़ करके कहाँ जाए, बाहर जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर पर रहकर भी किए जा सकते हैं। अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं। और इन्हीं में से एक काम है कंटेंट राइटिंग का, है ना, लिखने का कार्य। लेखन का जो कार्य है वो वाकई बहुत मतलब आप को अगर रुचि है जरा सी, अगर नहीं भी है तो चूंकि लेखन कार्य कुछ ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि रचनात्मकता है इसमें, तो आपको आनंद भी आएगा। हाँ, आनंद भी आएगा। और ये एक मतलब स्किल की बात होती है थोड़ी सी। किसी के अंदर जैसे बोलने की बहुत अच्छी क्षमता है, अगर अच्छी बोलने की क्षमता है तो वो अच्छा लिख भी सकेगा, यानी कि जो बात हम कहते हैं वही हमें लिखनी है। तो उन्हीं बातों को आप थोड़े से रुचिकर ढंग से अगर लिख सकते हैं, ये कला अगर आपके अंदर है, तो इससे आप एक धनोपार्जन का एक साधन भी बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी मैगजीन के लिए लिखना होता है, पेपर के लिए लिखना होता है, टीवी में बहुत सारे सीरियल आते हैं उनके बारे में उनकी जो स्क्रिप्ट है वो लिखनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे लेखन के कार्य हैं जिन्हें हम घर बैठ करके भी कर सकते हैं। घर बैठकर कर सकते हैं। और लेखन के कार्य की जब बात आती है तो जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जैसे बोलते हैं, तो आप जैसे बोल सकती हैं, तो ठीक है, आप पहले उसमें बहुत उसको रुचिकर तरीके से न लें, लेकिन शुरुआत अगर करनी है तो जैसे आप बोल रही हैं उसको बस आप कलमबद्ध कर लें, यानी कि उसको आप अक्षरों में उतार दें। हाँ। और फिर देखिए कि बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको हर बार उसमें कुछ तब्दीली करेंगे, बदलाव लाएंगे और वो कुछ अच्छा निखर कर आएगा। हाँ, एक बार जब हम लिखते हैं और उसके बाद उसे पढ़ते हैं तो दोबारा पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है नहीं, ये शब्द यहाँ ठीक नहीं है, अगर हम इसको ना ये अगर यहाँ बदलाव कर दिया जाए तो देखो ये और भी ज्यादा अच्छा पढ़ने में, अच्छा सुनने में। 10-15 वाक्य हमने लिखा हो, उसमें कोई शब्द 2 बार आ गया तो लगा कि नहीं, इस शब्द का हम कुछ पर्यायवाची प्रयोग में लाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिर हमें और शब्द हम तलाशते हैं उसके लिए। तो आप देखिए किस तरीके से हम उसमें जद्दोजहद करते हैं और क्या नई नई चीजें हमें मिलती हैं। हाँ, और इसी तरीके से अपनी इस कला को हम और निखार सकते हैं। तो ये जब लिखने की कला अगर आपको थोड़ी सी भी आती है तो बस इसका उपयोग कीजिए। और हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी गलतियां हो, लेकिन धीरे धीरे उसमें निखार आता जाएगा। और निखार लाने का एक तरीका ये भी कि आप बहुत सारी किताबें जो पहले लिख के, हमारे पूर्वज जो बहुत सारी किताबें लिख करके गए, जब भी मन आता है तो हम एक पुरानी कोई किताब उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो जितनी ज्यादा किताबें, जितने ज्यादा अखबार, जितने मैगजीन आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया आता है कि हाँ, इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी इसे समझाया जा सकता है या फिर व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए तो सबसे पहले खूब किताबें पढ़ें, ताकि आपको लिखने की तो कला भी समझ में आती है कि किस तरह से हम किसी चीज का वर्णन कैसे कर सकते हैं। अगर हमें प्रकृति का वर्णन करना है तो हम किस किस तरह से कर सकते हैं और उसमें किन किन चीजों को हम देख सकते हैं और किन किन चीजों का वर्णन कर सकते हैं। वही हम कुछ कथा अगर है, कथानक है, तो कथानक क्या हो सकता है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी कथा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कहानी में जैसे कथ्य होता है कुछ, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कहानी कैसे बढ़ती है, उसमें बीच बीच में जैसे अगर किसी यात्रा की बात है तो उसके कैसे दृश्य का वर्णन होता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती है, लेकिन उसके लिए जैसे कि मंजू कह रही हो कि किताबों का पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, और अभी इस आधुनिक काल में अगर आप लिखने का करियर ऑप्शन अगर आप चूज कर रही हैं तो इसके लिए आपको जो है नई टेक्नोलॉजी का आना भी बहुत जरूरी है। जैसे पहले के जमाने में लोग पत्तों पर लिखते थे, फिर उसके बाद कागज पर लिखना हुआ, कई बार पत्थरों पर भी लिख करके गए जो कि आज तक भी अंकित है,
लिखा हुआ है ना। तो लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ज्यादा करके हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर लिखते हैं, कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। बहुत वहाँ जरूरी है आपको और कीपैड पर काम करना भी आना चाहिए। आना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि बहुत सुविधाजनक हो जाता है, अब तो बोलकर भी हम लिख लेते हैं बहुत आसानी से, आपके फोन में भी ये सुविधा उपलब्ध है, तो आपको हाथ कलम भी उतना नहीं चलाना पड़ता है। तो कभी कभी आप बस बैठे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि मंजू, ये जो नई तकनीक के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप कलम उठाएं, फिर उसके बाद कागज ढूंढें, सब चीजें नहीं मिलती हैं, फिर चश्मा लगाना है, ये सारी चीजें हैं, फिर रोशनी भी चाहिए। ऐसे तो आप थोड़ा सा धुंधला भी है तो आपने बोला और सब लिखते चली गई। और इसी तरह से उसमें अनुवाद की भी बहुत सारी सुविधा हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। तो सखियों, अगर आपके अंदर ये कला है कि आप थोड़ा अच्छा बोल सकती हैं, अच्छा थोड़ा लिख सकती हैं, तो इसको आप अपने करियर ऑप्शन के रूप में इसे अपनाएं और पैसा कमाएं और अपने पैरों पर खड़ी हों। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, या इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी बातों को हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप घर में रहकर भी कर सकते हैं, या बाहर जाकर के अगर आप काम कर सकती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो इसके लिए बस थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत होती है, अवेयरनेस की जरूरत होती है, सुनने की जरूरत होती है। जरूरत होती है। जैसे मंजू बता रही है, ये भी सुनिए कि देखिए कितनी अच्छी बात मंजू ने बताया है कि हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। मतलब लेखन की जो विधा है उसको हम अपने व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं। और हमने इसमें जैसे बात की कि हम इसको बहुत पढ़ना चाहिए और आधुनिक तकनीक है जो, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें लगता है गीत सुन लें, तब उसके बाद इस यात्रा को जारी रखते हैं। जी।
हाँ, तो बातों के बीच इतने मीठे प्यारे गीत भी हम सुनते चले जा रहे हैं। और देखिए गीतों से भी हम लिखना सीख सकते हैं। यही तो मैं कहने जा रही थी रेणु जी कि देखिए जब हम गीत अच्छा प्यारा सा मीठा सा कोई गीत सुनते हैं ना, तो उसके शब्दों पर भी ध्यान दे तो हमें पता चलेगा कि देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, और सुनने से भी हमें समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। अगर हम फिल्म के गीतों की भी अगर हम बात करें तो सिर्फ आंखों के लिए कितने ढेर सारे शब्द हैं ना। हाँ तो आंखों के लिए हो, चाहे मोहब्बत की बात हो या सजन चांद की बात हो, चांद की बात हो, बिल्कुल सही बात है, सनम की बात हो, ये सारे जो है ना उस के लिए कितने पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ। तो जब कंटेंट राइटिंग की बात है तो इसमें ये भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि एक शब्द के लिए या एक अपनी अभिव्यक्ति के लिए हम कितने अधिक शब्द हम उसको देख सकते हैं, हाँ। तलाश सकते हैं, और उनको तलाशें और देखें कि एक एक के कितने पर्यायवाची हो सकते हैं। हाँ, और कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग करना है, ये खास तौर से, जैसे कि आप किस माहौल की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, या प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो उस समय वहाँ कौन सा शब्द सटीक रहेगा। अगर इसका ज्ञान अगर हमें आ जाता है ना, तो हमारा लेखन बहुत प्रभावी हो जाता है ना। हाँ, जैसे कि अगर आप श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, या जैसे जैसे रोमांटिक अगर बात है तो जाहिर है कि आंखों के लिए फिर आप आंख नहीं कह सकते, नजरें कहेंगे आप, नैन नैन भी कह सकते हैं। और जब घरेलू बात अगर हो रही हो तो फिर आप नयन या आंख और कह सकते हैं, बड़ा आसान सा है। तो ये बिल्कुल सही मंजू तुम कह रही हो कि ये चीजें जो है हमें निर्भर करती हैं कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं, उसका भाव क्या है, और वहां पर उस शब्द का मर्म समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। ये धीरे धीरे, लेकिन एक बात और है, अभ्यास से आ जाता है। तो इसमें इतना आप ना घबराएं, अगर आप शुरुआत कर रही हैं तो करिए, और बार बार उसको पढ़िए। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है बोल कर पढ़िए, तब आप उसको देखेंगे कि उसका और भी अलग मजा आता है और उसके मतलब भी बदलते हैं। हाँ, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाषा का भी कौन सी भाषा आप जानते हैं ये भी बात महत्व नहीं रखती, क्योंकि हर भाषा में लेखन तो होता ही है ना। हर भाषा के पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं, हर भाषा के पेपर निकलते हैं, तो आप वहाँ जो है लिख सकते हैं। तो इसके लिए हाँ, भाषा आपको आती है उसमें बस महारत लेकिन हासिल होना चाहिए, है ना। हाँ, यानी आपके वहाँ की जो भी रीजनल लैंग्वेज है, अगर आपको वो अच्छी तरह से आती है तो आप लेखन का कार्य कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ये भी कोई बंधन नहीं कि भाई हमें ये भाषा नहीं आती तो हम कैसे काम करेंगे, हमें हिंदी सीखना है या मराठी सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी भाषा आती है, लेकिन मंजू ये बात बहुत जरूरी है कि उसका जो व्याकरण है वो बहुत सही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर व्याकरण की गलतियां होती है ना तो पढ़ने में बहुत बुरा लगता है रेणु जी। जब हम उसको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे ये किस नौसिखिए ने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लिखें तो एकदम बिल्कुल आप व्याकरण पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल हो, और जो आप कहना चाहती है वही लिखा हो, ताकि वही बात लोगों तक पहुंच सके। यानी कि कह सकते हैं ना कि आप उस बात को पहुंचा सके, अपनी बात या जो भावना है उसको पहुंचा सके। क्योंकि व्याकरण की जब बात आती है तो खासतौर से जब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हम उसको एक तरह से पैमाना मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि जो भी लिखा है वो सही लिखा है। क्योंकि लिखने से पहले जो भी, जैसे हम बात कर रहे हैं पहले भी, कि जिसने भी लिखा है पहले खूब किताबें पढ़ी है, खूब शोध किया है, तभी लिखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बार बार कि खूब पढ़ें और खूब अच्छे से विचार कर लें तब लिखें, क्योंकि लिखा हुआ एक तरह से प्रमाणिक हो जाता है। तो उसको जब प्रमाण बन जाता है तो उसके लिए व्याकरण की अशुद्धि मतलब गवारा नहीं है, क्षम्य नहीं है। हाँ। उसको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता, तो तैयार रहिए इसके लिए। और लेकिन हाँ, जो अगर क्षमा की बात आती है तो शुरू में थोड़ी थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस से सुधार हो सकता है। और जब अगर आप सीरियसली काम करते हैं तो उस क्षेत्र में आप स्थापित हो भी जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी पता चलता है कि हाँ भाई ये बहुत अपने संजीदा तरीके से काम कर रहा है, तो आगे जो भी अगर थोड़ी गलतियां हुई उसमें सुधार हो जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस भाषा में जो आपकी मातृभाषा है उसमें आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, या जिस भाषा में आपने पढ़ाई की है उस भाषा पर भी लगभग हमारा कमांड होता ही है, तो उस भाषा में भी आप लिख सकते हैं। और जब भी कोई हम जैसे सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं, अगर उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है तो उस फिल्म में भी बहुत दम आ जाता है ना। कहते हैं ना कि अरे इसके डायलॉग कितने बढ़िया थे, है ना। बात की बात तो बहुत प्रभावशाली होती ही है और उस चीज को बहुत प्रभावशाली बना भी देती है। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी भाषा आती है, और एक बात और है, विचार आपके किस भाषा में आते हैं, आप सपने किस भाषा
भाषा में देखते हैं, आप पहले इस पर गौर कीजिए, है ना? हाँ बिल्कुल, इस बात पर गौर करना जरूरी है और उसके बाद उसी भाषा को अपने लेखन में प्रयोग कीजिए, तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और बहुत सारा धन इससे कमाएंगे। एक बात इसके साथ साथ और भी है कि जो भाषा की जो बात हम कर रहे हैं, व्याकरण अच्छा हो, किताबें पढ़ें और आप लिखने की कोशिश करें, शुरुआत कीजिए, जब जागिए तभी सवेरा है। हाँ। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि ढेर सारे मुहावरे पढ़िए, लोकोक्तियां हैं, उनका जब प्रयोग होता है लेखन में तो मतलब चार चांद लग जाता है। हाँ। क्योंकि बहुत लंबी लंबी बातें जो हैं, आप एक छोटे से मुहावरे से उसको बहुत अच्छे से मतलब गंभीरता भी देती हैं और बात जो है बहुत वजनी हो जाती है, उसमें बहुत जैसे कहते हैं ना कि गांभीर्य आ जाता है। हाँ। और कभी कभी बहुत रोचक भी हो जाती है। हाँ, और मुहावरों की आपने बात की ना, तो रेणु जी, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है ना, उसके अलग अलग मुहावरे होते हैं। जैसे हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो खैर ये तो एक कॉमन बात हो जाती है, लेकिन जिस क्षेत्र की भाषा में आप लिख रहे हैं, जहाँ रहते हैं, होती है, वहाँ पे जो बोली में जो छोटे छोटे मुहावरे होते हैं वो बड़े मजेदार वो होते सब हैं। जगह के अलग अलग होते हैं, और वो अगर आपको ज्ञान होता है और उसको अगर आप अपने लेखन में प्रयोग करते हैं तो वो और प्रभावी हो जाती है, प्रभावी भी होता है। और मंजू, एक बात और है कि यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्थानीय जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनका अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। हाँ। जब आप लिखते हैं तो उसमें अगर 100 लोगों ने भी पढ़ा तो कम से कम उन 100 को उसकी जानकारी होती है। हाँ। और उसका जो विस्तार होता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ। हम ये सारी चीजें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं। तो हमारी जरूरत है कि हम उसको किस तरह से बचाएं और अधिक से अधिक प्रचार करें, क्योंकि हम इस मामले में काफी समृद्ध हैं। हाँ बिल्कुल समृद्ध हैं। अब तो सब लोग मानने भी लगे हैं कि हमारी भाषाएं बड़ी समृद्ध है और हमारी पुरानी जो जानकारियां हैं वो बड़ी समृद्ध है। अब तो हमने इस बात का लोहा भी मनवा चुके हैं। तो लोहा तो हमारी सखियां मनवाएंगी, लेकिन मंजू यहाँ पर हम ये जरूर कहना चाह रहे हैं कि बातें हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारी जो सखियां है ना, ये शुरुआत कर दे। हो सकता है कि अगर आपको कुछ विषय न समझ में आ रहा हो तो हम बता देते हैं कि हो सकता है कि आप अपनी ड्राइंग रूम को देखें, बैठक को देखें और उसका एक वर्णन लिख डालें, या रसोई घर के चारों तरफ नजरें घुमाएं और जो दीवारों पर चीजें टंगी हैं उनके बारे में कुछ लिख डालिए। देखिए रोचक तरीके से शुरुआत तो हो ही जाएगी। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सुन मन के मीत मोरे प्रेम
मन के मीत। हाँ, आने की बातें हो रही थी और मन के मीत की बात भी हो रही थी। तो आज जो आज बात कर रहे हैं ना कि मंजू, जैसे तुमने कहा कि हम इसको अपना व्यवसाय बना सकते हैं, हाँ। तो हम खास तौर से सखियों की तो बात हो गई, लेकिन जो हमारी बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि वो भी कुछ इस तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। और वैसे तो हमने जैसे कहा था ना कि आप अपनी रसोई घर को तलाशिए या अपनी बैठक को देखिए, तो हमारी जो बेटियां हैं वो जरा सा अपने जो पढ़ने वाला जो स्थान है उसको देखें, उसके बारे में कुछ लिखना शुरू कर दें। और कर भी लिया होगा, है ना? बिल्कुल कर भी लिया होगा। और वर्णन तो किसी भी जगह का किया जा सकता है और किसी भी फील्ड का किया जा सकता है। और अगर उसमें अगर रुचि की बात हो तो फिर तो और भी उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो बेटियों को इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यानी कि बेटियां जब इस तरह में इस दिशा में भी अपना करियर बना सकती हैं और व्यवसाय चुन सकती हैं, तो शुरू कर दें। क्योंकि हम तो यही कहना चाहते हैं, उसके कहने का मतलब ये है कि बेटियां जब आत्मनिर्भर होंगी तो उन्हें जीवन साथी मिलेगा, हाँ। है ना, न कि उन्हें एक मास्टर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है रेणु जी कि जब विवाह के बाद जब बेटियां जाती हैं, ससुराल जाती है, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि मतलब ससुराल में जाने के बाद उन्हें इस तरह से कमांड किया जाए। ऐसा लगता है कि भाई घर में एक नौकरानी आ गई, हाँ। दिन भर उससे काम करवाओ और कुछ देने लेने की जब बात है तो भाई मर्जी हुई तो कुछ पैसा दे दिया या कोई चीज ला दी, नहीं मर्जी हुई तो मना कर दिया, नहीं भाई अभी नहीं। तो ये सारी बातें, ये समस्याएं आती है। तो इसके समाधान के लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाए लिखाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। अगर वो आत्मनिर्भर होगी तो इन समस्याओं से जूझ भी सकेगी और अगर ये समस्याएं आती है तो उनसे लड़ सकेगी। और अगर गंभीर समस्या है तो वहां से निकल करके वो अपने पैरों पर खड़ी तो है ही वो, हाँ, तो उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। और जब वो कहीं व्यवसाय इस तरह से कर रही होगी, आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। और जो मन लगने की भी बात होती है, और सब कुछ पैसे से नहीं होता है। घर में अगर उसे पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन जब निर्भर होती है, आत्मनिर्भर होती है, तो सम्मान भी मिलता है। और ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी जो दे दिया वो पहन लिया। सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि पैसा दे दिया, यहाँ तक कि ये भी होता है कि उसके विचारों का भी कोई महत्व नहीं होता है, उससे कोई राय नहीं ली जाती है। एक बराबरी के दर्जे की जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल नगण्य हो जाता है, गायब रहता है। और अगर किसी मुद्दे पर वो अपनी राय देना भी चाहती है तो सब ये कहते हैं अरे तुम चुप बेटा, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या पता, इस तरह से बात होती है। वहीं अगर वो आत्मनिर्भर होकर के खुद पैसा कमा रही है तो लोग उस बात करने का तरीका जो है वो बदल जाता है, इस तरीके से बात नहीं करते हैं। ये जो हम कहना चाह रहे हैं कि आप बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि उसको मास्टर न मिले, जीवन साथी मिले, उसको एक ऐसा परिवार मिले जहां वो जैसे अभी खिलखिला रही थी मायके में वैसे ही खुश रहे वहां पर, है ना। और वहीं बेटों की जब बात आती है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, लड़कों की अगर बात आती है तो उन्हें हमें घर का काम जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लड़के हैं वो भी अपने करियर के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां भी वो काम आएगा। और जब वो विवाह करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि वो ये सोचे कि भाई ऑर्डर देता जा रहा है, हाँ बिल्कुल, काम करने के लिए उनसे कह रहा है, खुद भी मतलब एक साथी की तरह से काम करे, उसके कामों में हाथ बटाए, दोनों मिलजुल कर काम करे, तो वो साथी कहलाएंगे, ना कि उनके अंदर एक बॉस और एक जो है ये जैसे कि ना शादी हो जाती है, या यूं कहे कि जब विवाह होने वाला होता है ना, तो आमतौर पे फिर ऐसी लड़की की तलाश की जाती है जो उसकी सेविका बन सके, है ना, कि जैसे उसका सारा काम कर सके। और विवाह के बाद ये होता भी है, भाई बेटी को, बहू को मायके से बुला लो, क्योंकि वो तो बेटा जा रहा है, कैसे खाना बनाएगा, कैसे खाना खाएगा, कैसे कपड़े धोएंगे वो खुद। तो भाई ऐसे आप सेविका की तलाश न करें, बल्कि बेटे को आप ऐसा पालें कि बेटा जो है जब आप बहू लाएं तो ऐसा उसको लगे कि उसको भी एक सहचरी मिली है, जीवन संगिनी मिली है, न कि कोई सेविका मिली है। हाँ, और गाड़ी के 2 पहिए जो कहते हैं ना, तो पहिए बिल्कुल बराबर होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक पहिया गाड़ी में छोटा लगा और एक बड़ा लगा हो, या एक कमजोर है और एक मजबूत है तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसके लिए दोनों बराबरी के होना आवश्यक है, और विचारों में भी बराबरी के होना आवश्यक है, और आत्मनिर्भरता में भी बराबर होना आवश्यक है, ना। सब हमारी सखियां समझ गई कि हम क्या कहना चाहते हैं। बेटों को ऐसे पाले कि उनको घर का कामकाज भी आए और गाना बजाना भी आना चाहिए। चली पिया के साथ मिला के हाथ, नया संसार बसाने को। गोरी चली पिया के साथ मिला के हाथ, नया संसार बसाने को। देखो
का एक दीवाना पंछी अलबेला मस्ताना। मैं प्यार का एक दीवाना पंछी अलबेला मस्ताना। मैं तेरे चमन की चंचल बुलबुल मीठा मेरा तराना। मैं तेरे चमन की चंचल बुलबुल मीठा मेरा तराना। मीठा मेरा तराना ओ पंछी मीठा मेरा तराना। गोरी तेरा मेरा ये साथ अनोखी बात रहेगी याद जमाने को। मैं तो चली पिया के साथ मिला के हाथ नया संसार बसाने को। देखो आई मिलन की रात सजी बारात चली ठुकरा के जमाने को। मैं तो चली पिया के साथ मिला के हाथ नया संसार बसाने को। देखिए जो हम बात कर रहे थे वैसे ही गीत इसमें भी बात के हाथ मिला करके वो जो है बड़े प्यार से दोनों साथ में। हाँ। बिल्कुल सही बात है। और फिर नए कार्यक्रम में यानी कि फिर हम कल नए तरीके से सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर होंगे। बिल्कुल हाजिर होंगे। और आज के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु का नमस्कार।